Hello dear students and welcome back my YouTube channel Education Beast। जैसा कि मैंने अपनी पहली मोटिवेशनल वीडियो में आपको अपने चैनल के बारे में बताया था कि मैं कक्षा 9, 10, 11 और 12 का मैथ सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। तो आज मैं सबसे पहले अपनी कक्षा 10 की कुछ वीडियोस आज से शुरू कर रही हूँ। कक्षा 10 का NCERT सिलेबस मैं आपको कराऊंगी। NCERT मैथ्स में हमारे पूरे 15 चैप्टर हैं और इन 15 चैप्टर में से हम सबसे पहले अपना आज पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। NCERT बुक में कक्षा 10 मैंने यहाँ पर मेंशन किया है जिससे आप बच्चों को ये वीडियोस देखने में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। क्लास 10th कक्षा 10 का मैं आज पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, जो हमारा टॉपिक है आज के चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, चैप्टर 1। इस चैप्टर में हम मेनली 2 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम और दूसरा टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत परमें। इसमें हमारी 4 एक्सरसाइज हैं पहले चैप्टर में, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4। मैं कोशिश करूंगी कि हर एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बोर्ड पर सॉल्व करके दिखाऊं। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चंस होता है कि बहुत कुछ सेम हो जाते हैं तो उसमें अगर मैं एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन के मान लिया 4 पार्ट हैं और वो चारों एक जैसे हैं तो मैं आपको 2 यहाँ सॉल्व करवाऊंगी और 2 मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगी, जिससे कि आप अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस बनी रहे आप लोगों की। क्योंकि मैथ्स जब तक अपने हाथ से ना किया जाए तब तक बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैथ्स को प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए अब ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, क्योंकि कुछ बच्चों की थोड़ी सी ये रही होगी, थोड़ा सा बेसिक वीक होगा, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा खोल के बताना चाहती हूँ कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं मिक्सचर होता है परिमेय संख्याओं का और अपरिमेय संख्याओं का। अपरिमेय संख्याओं, वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं के योग से बनती हैं, यानी कि इन दोनों संख्याओं का समूह जो है वास्तविक संख्या कहलाता है। अब आप सब बच्चे सोच रहे होंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याओं को अभी थोड़ा सा मैं बताती हूँ आपको। परिमेय संख्याओं में हमारे जितने भी हमारे पूर्णांक होते हैं, धन या ऋण, इसके बाद हमारी दशमलव वाली संख्याएं, साधारण भिन्न, परिमेय संख्याएं हमारी पूर्णांक, दशमलव वाली संख्याएं और साधारण भिन्न। अब ये चीज़ें आपको पता होंगी, पूर्णांक, धन या ऋण, जैसे कि 1, 2, 3 ये सब हमारी धन संख्याएं हो गई और दूसरी हमारी -1, -2, -3 ये हमारी ऋण पूर्णांक। तो ये सारे हमारे पूर्णांक होते हैं। दशमलव वाली संख्याओं में 1.1, 1.2, 2.1 कुछ भी बहुत सारी पॉइंट्स वाली संख्याएं होती हैं। साधारण भिन्न में हमारे पास आ गई 1.2, 3.2 कुछ भी, 4.2 कुछ ऐसी सी संख्याएं। आप सब बच्चे इन चीज़ों को पढ़ते होंगे, बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं ये सब। तो ये इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं सारी धन और ऋण पूर्णांक, दशमलव वाली संख्याएं या साधारण भिन्न के रूप में जितनी भी संख्याएं होती हैं, इन सब संख्याओं को किस कैटेगरी में रखा जाता है?
परिमेय संख्याओं के कैटेगरी में रखा जाता है। वैसे मैं आशा करती हूँ कि आप बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी तक भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं नहीं पता होंगी, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी बच्चों को मुश्किल लगती हैं। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी साइड से बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने के लिए कि आप अच्छे से इस बात को समझ जाएं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, वास्तविक संख्याएं होती हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का समूह। और परिमेय संख्याओं में आते हैं हमारे सारे धन और ऋण पूर्णांक, हमारी सारी दशमलव वाली संख्याएं और हमारे सारे साधारण भिन्न। अब अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं में आती है हमारी सारी अंडर रूट वाली संख्याएं आती हैं, जैसे √2, √3 या फिर 2√3, कुछ इस टाइप की जो अंडर रूट वाली संख्याएं होती हैं और जिन संख्याओं को किसी भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे कि P/Q के रूप में उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ऐसी संख्याएं भी हमारी अपरिमेय संख्याओं में आते हैं। तो मेरे हिसाब से अब आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है, और परिमेय संख्याएं पूर्णांक, दशमलव और साधारण भिन्न वाली संख्याएं होती हैं, और अपरिमेय संख्याएं सारी अंडर रूट वाली संख्याएं होती हैं, और कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको P/Q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते। इसका मतलब क्या है कि ये जो नीचे मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, सारे पूर्णांक, सारे दशमलव, सारे साधारण भिन्न, सारे अंडर रूट्स, यानी कि ये सब क्या चीज़ें हैं, सब ये कहलाती हैं हमारी वास्तविक संख्याएं। ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ें थी, क्योंकि क्वेश्चन करने से पहले उसका बेस आना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए मैंने थोड़ी सी आपको ये डिटेलिंग यहाँ पर बता दी है। चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हमारे इसमें 3 पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट इज 135 और 225, सेकेंड पार्ट 196 और 38220 और 861 और 255। ये हमारे 3 पार्ट हैं। अब ये पूरा क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा है, और मैं बच्चों से भी ये कहना चाहती हूँ कि कुछ जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जिनके पास बुक्स भी ना हो, या जो बच्चे अभी 9th से एकदम से 10th में अभी आए हैं, शायद उन्होंने अपना कोर्स ना खरीदा हो, अभी तक अपनी बुक्स ना खरीदी, तो उनके लिए मैंने पूरा क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा है, और मैं आपसे चाहती हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप ये क्वेश्चन भी उतार सकते हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि जो भी मैं यहाँ सॉल्व करूँगी क्वेश्चंस, हर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो रोक करके आप उसका सॉल्यूशन अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट लेकर के चलते हैं। 3 पार्ट है, मैं इसमें से 2 पार्ट आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाऊंगी और 1 पार्ट आप खुद करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 135 और 225। इन दोनों का हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है। आप सब बच्चों ने पहले छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा महत्तम समापवर्तक, यानी कि HCF ये एक शॉर्ट फॉर्म है, और इसकी फुल फॉर्म भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाम से ही पता लग रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब है कि इन दोनों नंबर्स का हमें ऐसा कॉमन नंबर निकालना है इस विधि से कि जो सबसे बड़ा नंबर हो और उस नंबर से ये दोनों नंबर कैंसिल होते हों, मतलब उस नंबर से ये पूरे डिवाइड हो जाने चाहिए। अगर हम उस नंबर से इन दोनों संख्याओं को पूरा डिवाइड करेंगे तो हमारे पास शेषफल 0 आना चाहिए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF हमें इसका निकालना है। अब वैसे तो एक सिंपल, आपने पढ़ा होगा, एक सिंपल विधि होती है कि आप ऐसे पूरा डिवाइड करके उसको, कि 135 से आपने 225 को डिवाइड करना शुरू किया, और जब तक ये हमारा पूरा 0 हो जाता है तो तब तक हम इसको डिवाइड करते रहते हैं, और फिर हमारे पास जो हमारा भाजक आता है, जो हमारा जिससे हम भाग दे रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, महत्तम समापवर्तक कहलाता है, या HCF कहलाता है। ठीक है, यहाँ भी लेकिन ये वाला हमें विधि जो देखनी है यूक्लिड विभाजन से देखनी है। तो यूक्लिड विभाजन का एक फॉर्मूला होता है
वैसे थोड़ा थोड़ा मैं आपको उस वाली विधि से इसको रिलेट करके समझाऊंगी जिससे थोड़ा सा नया ना लगे आपको। तो यूक्लिड विभाजन देखते हैं पहले। यूक्लिड परमे क्या होती है? एक यूक्लिड नाम के मैथमेटिशियन ने एक वो दी फॉर्मूला दिया यूक्लिड परमे। यूक्लिड परमे होती है, आप सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, उसको ध्यान में रखेंगे। A = BQ + R। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो हमेशा यूक्लिड आपको याद रहेगा। अब इस परमे ये है क्या? अब आप सब बच्चे सोच रहे होंगे मैडम ने A B Q R पता नहीं क्यों लिख दिया, क्या है ये? समझाती हूँ बच्चों, परेशान नहीं होना है। A भाज्य, मतलब जिस संख्या को भाग देना है। भाजक जिस संख्या से भाग देना है। भागफल जो भाग दे करके आंसर आएगा, और शेषफल जो नीचे शेष बचता है। कई बार शून्य बचता है, कई बार कोई भी डिजिट बचती है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा नोट भी कर सकते हो मेरे बोलने के साथ साथ कि भाज्य क्या होता है, भाजक, भागफल, शेषफल, जिससे कि आपको आगे कोई परेशानी ना हो। अब इस डिजिट में बड़ी संख्या को अंदर रखना है, यानी कि वो हमारा भाज्य होगा। छोटी संख्या को बाहर रखना है, यानी कि वो भाजक होगा। अब यहाँ पर 225 बड़ा है 135 से, तो 135 को बाहर रखेंगे और 225 को अंदर रखेंगे। ये भाजक है, ये भाज्य है, और यहाँ भागफल बचेगा और नीचे शेषफल बचेगा। अब इसको हम सिंपल डिवाइड करेंगे, एक बार इसमें चल जाएगा 135, क्योंकि 135 का 2 बार हम करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा 225 से। तो यहाँ पर हमारा शेष बच जाता है 90। अब इस 90 से 135 को, यानी कि यहाँ पर जो हमारा भाज्य था अब हमने उसको भाजक बना दिया। ये आपको प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। ये HCF निकालने का एक सिंपल वाला मेथड होता है, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ठीक है। वही तरीका मैं यहाँ पर बता रही हूँ। अब दोबारा से एक बार और डिजिट करते हैं, और यहाँ आपका बचेगा 45। फिर से अगेन वही वाला प्रोसेस, 90 को अंदर रखेंगे, और ये 2 टाइम्स हमारा पूरा कट रहा है। इसका मतलब हमारा शेषफल यहाँ पर क्या बच रहा है? 0 बच रहा है। क्रॉस मैंने इसलिए लगाया है। अब इस तरीके में जहाँ पर हमारा नीचे शेषफल 0 बचेगा, उस स्थिति में जो हमारा भाजक होता है, यानी जिससे हमने भाग दिया है, वही संख्या हमारा उसका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF कहलाती है। इसका मतलब इस विधि से इसका HCF हमारे पास क्या आ गया है? 45। तो हमारा 45 आंसर आ गया है। तो अगर हम सिंपल विधि से निकालते हैं HCF तो ये वाला तरीका होता है। शायद आप सबको आता भी होगा, जिसे नहीं आता है वो यहाँ सीख सकता है। लेकिन अब हमें क्या करना है? इसी चीज़ को, इसी HCF को हमें यूक्लिड परमे की सहायता से निकालना है। अब हम इस फॉर्मूले की सहायता से निकालेंगे। ध्यान से देखेंगे बच्चों, जिस तरीके से मैंने इसको डिवाइड किया है वहीं से हमें संख्या उठा के केवल इसमें हमें पुट करनी है, इसमें रखनी है। अब मैंने आपको क्या बताया था इससे पहले? A क्या होता है, B क्या होता है, Q क्या होता है, R क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको मेंशन कर दी। अब यहाँ से ये सब चीज़ें उठाते जाएंगे और इसमें पुट करते जाएंगे तो हमारा आंसर अपने आप निकल जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा यूक्लिड विभाजन की सहायता से हमारा HCF निकालने की विधि हमें आ जाएगी। अब A = BQ + R। अब यहाँ पर देखिए A क्या होगा, यानी कि 225 भाज्य, तो हम A की जगह लिखेंगे 225। B क्या होता है हमारा? भाजक 135, भागफल गुणा 1। ये दोनों संख्याएं मल्टीप्लाई में है, इनके बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है, इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर शो कर दिया है, प्लस। और R क्या है यहाँ पर? R क्या बचा है? अब हमें इस वाली ऊपर वाली डिवाइड में देखना है केवल, हम यहाँ ये वाला R नहीं देखेंगे। आप सोचोगे कि R तो शेषफल बताया था मैडम ने, लेकिन यहाँ नहीं जाना है हमें। अभी हमें एक एक स्टेप से चलना है। हमें यहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ तक हमारे पास इसका R कितना बचा था? 90 बचा था, तो हम यहाँ 90 लिख देंगे, 90 लिख देंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर? ये हमने इस परमे में ये वाली संख्या यहाँ से पुट कर दी है। अब दूसरे स्टेप पर आ जाओ। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब हमारा भाजक है वो बन गया, भाज्य ये बन गया। अब दोबारा से करते हैं। अब फिर से हम A की जगह क्या लिखेंगे? जो हमारा भाज्य है, और B की जगह लिखेंगे जो हमारा भाजक है, यानी जिससे हम भाग दे रहे हैं, और Q हमारा जो भागफल आया है, आंसर आया है 1, और जो हमारा यहाँ पर शेष बचा है, शेष क्या बचा है दूसरे स्टेप में? 45। ठीक,
मेरे हिसाब से बच्चों को समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है। यहाँ से एक एक स्टेप उठाना है, पहले इतना डिवाइड का पार्ट लेना है, फिर यहाँ से इतनी डिवाइड का पार्ट लेना है, और फिर यहाँ से इतनी डिवाइड का पार्ट लेना है। तो लास्ट में हमें जब तक हमारा रिमाइंडर 0 या आ जाए या कोई ऐसी संख्या आ जाए जिसको आगे हम भाग ना दे सके, तब तक हमें इसको करते जाना है। अब दोबारा से वही वाली, अब हम यहाँ ए क्या रखेंगे 90, क्योंकि अब हम हमारा 90 क्या बन गया है, अंदर चला गया, 90 हमारा बन गया भाज्य, और भाजक हमारा हो गया 45 गुणा भागफल अब कितना आ गया हमारा 2 प्लस शेष कितना बचा, कुछ नहीं 0। तो अब मैंने आपको पहले ही बात बताई थी कि जब भी हमारा शेषफल 0 बच जाए तो जो हमारा भाजक होता है, भाग देने वाला होता है, वो संख्या क्या कहलाती है, हमारा HCF कहलाती है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का इसका आंसर हमारा क्या बनना चाहिए, हमारा HCF कितना आना चाहिए, HCF बराबर 45। ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, 45 हमारा इसका आंसर आ गया। क्योंकि किस चीज़ से पता लगाया हमने कि 45 आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, यहाँ पर हमारा शेषफल 0 हो गया, इसीलिए हमारा इसका आंसर क्या बनेगा, इसका HCF क्या बनेगा 45। इसका मतलब 45 वो नंबर है जो सबसे हाईएस्ट नंबर है, और इस नंबर से ये दोनों डिजिट कैंसिल हो सकती हैं और रिमाइंडर 0 बच सकता है। तो आशा करती हूँ आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा ये देखने के बाद अपनी कॉपी में इसी तरह इसको सॉल्व करने की आपको ज़रूरत है, और आपको करना है, प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी।